Hello everyone. Once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be well and good. Now come to the class. चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की हमारी ये पॉलिटी की तीसरी क्लास है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ओके, तो अब तक दो क्लासेस में हमने क्या क्या जाना था? दो क्लासेस में हमने सबसे पहले जाना था कि ये जो हमारा संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। फिर हमने उसके बाद जाना था कि विभिन्न स्रोतों से विहित है, जो को क्या है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद हमने जाना था नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, जो हमारे संविधान के अंदर जो लचीलापन है और जो कठोरता है उसका समन्वय किस प्रकार से है, हमने वो जाना था। फिर हमने क्या जाना था? हमने जाना था एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो जो एकात्मकता की ओर इसका किस 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 प्रकार से झुकाव है और इसकी क्या संघीय व्यवस्था है, हमने उस चीज़ के बारे में जाना था। अब चलिए अब आगे का शुरू करते हैं। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं? आज हम जानेंगे सरकार का संसदीय रूप। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो सरकार है, उसका संसदीय रूप किस प्रकार से है, किस तरीके से हमारी पार्लियामेंट बनी हुई है, वो जानते हैं। चलिए, इसमें क्या है? इसमें आता है कि भारतीय संविधान ने अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया। जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या हुआ कि जिस तरीके से अमेरिका में प्रेसिडेंट चलाता है गवर्नमेंट को, लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सरकार कौन चलाती है? संसद चलाती है। जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी क्या है? एक संसदीय प्रणाली है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये जो संसदीय व्यवस्था है, जो इंडिया के अंदर संसदीय व्यवस्था है, वो क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का सहयोग, मध्य समन्वय व सहयोग, मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक साथ मिलकर अब आपस में एक दूसरे का सहयोग से इस तरीके से हमारी जो सरकार है इस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है वो क्या होती है? दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। लेकिन जो हमारी ये है, ये क्या है? ये जो संसद है, ये क्या है? समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वेस्टमिनिस्टर क्या है? वेस्टमिनिस्टर रूप एक प्रथा है ब्रिटेन के अंदर जो पहले संसद को चलाने की है, जो काफ़ी पहले से चलती आ रही है। तो इसको क्या है कि जो संसदीय प्रणाली है उसको क्या है? सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप या उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। कि इसके अंदर एक मंत्रिमंडल होता है, उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो क्या है, उसकी एक खुद की कैबिनेट होती है जो सरकार को चलाती है, जो संसद के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। अब जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें क्या है कि वो केवल सेंट्रल में ही सरकार की स्थापना नहीं करता, संसदीय प्रणाली की स्थापना सेंट्रल में ही नहीं करता, स्टेट के अंदर भी होती है। जो स्टेट में हमारी क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो वो भी क्या है? एक तरीके से संसदीय प्रणाली है। तो केंद्र में भी करता है, उसके साथ साथ राज्य के अंदर भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। कौन करता है? हमारा संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं वो जानते हैं। चलिए, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। मतलब जो कार्यपालक होते हैं, जो संभालते हैं देश को, संसद के अंदर हो रहते हैं, कि वो
कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, और वास्तविक रहते हैं, वो चुने हुए लोग रहते हैं। बहुमत वाले दलों की सत्ता, अब जिसकी बहुमत होगी, जो जीतेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगी, तो सत्ता किसके हाथों में होगी? उसी के हाथों में होगी, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, मतलब कि जो विधायक होते हैं वो कार्यपालिका और विधायक दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए जवाबदेही होते हैं। आगे आता है विधायिका के मंत्रियों की सदस्यता, ठीक है। फिर उसके आगे क्या आता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, मतलब केंद्र में कौन होता है? सेंट्रल में होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और राज्य के अंदर कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। जिस तरीके से पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से राज्य में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। ये तो आपको एक तरीके से ढांचे के बारे में सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन डिटेल में आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, आपको आगे और ज़्यादा कंप्लीट डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। चलिए, इसकी छठी विशेषता क्या है? निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। अब दो सदन होते हैं संसद के अंदर, उचला सदन सदन जिसको अपर हाउस बोलते हैं, निचला सदन जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। तो अपर हाउस क्या हो गया हमारा? राज्यसभा हो गया, और लोअर हाउस कौन सा हो गया हमारा? लोकसभा हो गया। उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी क्या होता है? राज्य के अंदर भी होता है क्या? विधानसभा हो गया लोअर हाउस, और विधान परिषद हो गया अपर हाउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हालांकि क्या कहा जाता है कि जो भारतीय संसद की प्रणाली है ना, वो क्या है? बड़े पैमाने पर जो ब्रिटिश की संसद है उसी तरीके से है, उसी प्रकार से है, उसी प्रकार उसी प्रणाली पर आधारित है। फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। क्या अंतर है? उन अंतरों के बारे में जानते हैं, आइए। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश की जो संसद होती है उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तरीके से उत्तराधिकारी वाले होते हैं। लेकिन हमारे जो संसद है, जो भारतीय संसद है, उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या? वो चुने जाते हैं, पीएम के इलेक्शन होते हैं। फिर उनमें से ही वो लोग अपना खुद का जो भारत का कौन प्रधानमंत्री होगा उसके आधार पर वो अपने उनको चुनते हैं। लेकिन ब्रिटेन की संसद में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की संसद में क्या है? उत्तराधिकारी व्यवस्था है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं वो क्या है? निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। पहले एमपी के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या है? उन जो जीत के जाते हैं, जिसके सत्ता जिसके हाथ में होती है, जो पार्टी जीतती है, वो ही क्या है? अपना प्रधानमंत्री क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। जबकि ब्रिटेन में क्या है? उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ब्रिटेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उनमें क्या है? उत्तराधिकारी व्यवस्था है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है, किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अब जो कोई सी भी संसद है, चाहे तो वो ब्रिटेन की है, चाहे तो वो इंडिया की है, भारत की है, जो प्रधानमंत्री की भूमिका है वो क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। जैसे कि राजनीति की जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। अब जो राजनीति के जानकार हैं, जो पॉलिटिक्स के नॉलेज है जिन लोगों को, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसको प्रधानमंत्री सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने पर ही सब कुछ होता है। जो प्रधानमंत्री ही सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री की खुद की एक कैबिनेट होती है, उनकी ही सलाह पर या उनकी ही कहने पर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो था क्या था कि सरकार का संसदीय रूप। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो संसद है वो किस तरीके की है, किस प्रकार की है भारत के अंदर, ठीक है। हमारे संविधान में जो किस प्रकार की जो संसद है वो बनाई गई है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जो संसद की जो क्या है? संप्रभुता है, और न्यायिक सर्वोच्चता में
के अंदर के दोनों के बीच में जो समन्वय है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। जो संसद है उसकी जो संप्रभुता का नियम कहाँ से जुड़ा हुआ है? ब्रिटिश की संसद से जुड़ा हुआ है। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अब क्या है, जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सिद्धांत है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या है? जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्याय समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की प्रणाली से ली गई है, लेकिन कंप्लीटली ब्रिटेन की तरह नहीं है, उससे थोड़ी अलग है। तो उसी तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, वो भी कंप्लीटली अमेरिका से ली जरूर है, लेकिन कंप्लीटली अमेरिका की तरह नहीं है, कुछ थोड़ी भी भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या है? विधि की नियत प्रक्रिया है, मतलब नियम कानून कौन बनाता है अमेरिका के अंदर? उनका सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत के अंदर क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो हमारे जो विधि है, जो संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अनुच्छेद 21 में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उस चीज का प्रावधान है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी भिन्न है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे जानते हैं। आगे है, इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। तो इसीलिए भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता ली है, मतलब जो ब्रिटेन का संसदीय रूप कहाँ से जो लिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर, और अमेरिका की जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता ली गई है, तो उनके बीच क्या है? एक संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है कि दोनों क्या है? बैलेंस्ड होने चाहिए, ना तो संसद को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ना ही सर्वोच्च न्यायालय को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत के संविधान के अंदर दोनों क्या है? दोनों की इक्वल वैल्यू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक वहीं दूसरी ओर क्या है? संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भागों को संशोधित कर सकती है। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित किया है जो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया है कि अगर संसद कोई भी नियम या कानून बनाती है, ठीक है, तो अगर उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा है उसके तहत वो क्या कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर वो हमारे संविधान के अगेंस्ट है तो वो क्या है? जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो संसद है अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। तो दोनों की अलग अलग क्या हो गई? अलग अलग वैल्यू हो गई। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और ना ही जो पार्लियामेंट है वो ऊपर है, दोनों की इक्वल वैल्यू हो गई है। दोनों इक्वली बैलेंस्ड करके संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये था हमारा क्या था
ये था हमारा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब कि जो बैलेंस्ड है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके और पार्लियामेंट के बीच में जो बैलेंस रखा गया है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान जब बनाया था किस प्रकार से बैलेंस किया गया है, वो चीज इसमें बताई गई है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? आगे है हमारा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है? एकीकृत है और स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए इसमें जानते हैं। इसमें क्या है? भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है? वो ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है, उसके अंदर इस प्रकार की न्यायपालिका है कि जो अपने आप में एकीकृत भी है और साथ ही साथ क्या है? स्वतंत्र भी है। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की, किसी भी सरकार की या संसद की कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्या है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहाँ है? वो शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर क्या आते हैं? जो हमारे स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं। हर राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंडर वो आते हैं। राज्यों में उच्च न्यायालयों के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय। अब जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के अंदर, जो हाई कोर्ट्स हैं उनके नीचे क्या आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। जो डिस्ट्रिक्ट अदालत जो होती हैं, जिला अदालतें जो होती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं, या अन्य जो निचली जो तहसील वगैरह की आती हैं, ये सब किसके अंडर आती हैं? ये आती हैं हाई कोर्ट्स के अंडर। और हाई कोर्ट के जो स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर। ठीक है, न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानून को लागू करता है। जो न्यायालय है उसका जो एकल तंत्र है वो क्या करता है? जो केंद्र कानून होते हैं, जो सेंट्रल जो केंद्र जो कानून बनाती है उसके साथ साथ जो राज्यों के कानून को भी क्या करती है? ये लागू कराती है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून को राज्य न्यायपालिका लागू कराती है। हालांकि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर क्या है? जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो जो स्टेट की न्यायपालिका है तो वो क्या कराती है? वो स्टेट जो कानून बनाता है उनको क्या कराती है? उनको लागू कराती है। और जो संघीय न्यायपालिका है तो वो क्या कराती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं उनको लागू कराती है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर ही बाकी सारे कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स भी हर एक स्टेट के, और उसके निचले जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या फिर और लोअर कोर्ट्स होते हैं, वो सब उसके अंडर आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय है ना इंडिया का, वो क्या है? एक संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है, सबसे ऊपर क्या है? शीर्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किस चीज़ की गारंटी देता है? जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की गारंटी देता है। और साथ ही साथ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक तरीके से संरक्षक है। कौन है? गार्ड है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसलिए क्या किया गया है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसकी स्वतंत्रता के लिए, इसकी फ्रीडम के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, हमारे संविधान के अंदर है ये चीज़ें कि जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना से कितना होगा, कब तक होगा, और उनकी सुरक्षा के बारे में चीज़ें हैं। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें,
न्यायाधीशों को क्या सेवाएं मिलेंगी, ये सब चीज़ें क्या है हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, जो भारत की संचित निधि होगी उससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे हैं वो सब भारत की संचित निधि द्वारा किए जाएंगे। ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके आगे आता है कि विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक। अब जो विधायिका है तो उस विधायिका में जो न्यायाधीश हैं उनके कामकाज पर चर्चा पर रोक। ठीक है, सेवानिवृत्त के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, मतलब अगर रिटायर हो जाएंगे जजेस तो वो क्या है किसी भी अदालत में या कहीं भी फिर काम नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं, आगे जो हम पढ़ेंगे। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात को नहीं मानता तो उसके लिए क्या है, दंड देने की भी प्रक्रिया है। कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग रखता है, कौन रखता है, हमारा जो संविधान है दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में जानेंगे। बस ये हम एक तरीके से ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है, डिटेल में तो हम आगे ही पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।